साथियों, आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। दर्द भारत न्यूज चैनल के साथ मैं हूं गौतम राणे सागर और आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम उड़ान सोच की। और इस कार्यक्रम के तहत हम विभिन्न संदर्भों में बात करते हैं, ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं। और आज जो ज्वलंत मुद्दा है वो आपातकाल को लेकर के परिस्थितियां बनी है, ज्वलंत बनाई गई है पूरे देश में। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर 1975 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल की घोषणा न की गई होती तो शायद इस देश के इतने बुरे दिन नहीं होते। कि हम एक समीक्षा करते हैं, देखना चाहते हैं क्या वाकई जो दावे किए जा रहे हैं कि आपातकाल घोषित करके इस देश को बर्बाद किया गया है, क्या वाकई वो धरातल पे सही उतरता है या फिर वो भी कहीं ना कहीं साजिश का शिकार हो जाता है। जिनको आपातकाल का समर्थन करना चाहिए था और खास तौर से आज जो आपातकाल इस देश में लागू है, इस तरह का आपातकाल शायद न कभी लागू हुआ होगा, न परिस्थितियां उस तरह की बनी हुई होंगी और न ही आने वाले समय में भी इस तरह की परिस्थितियां बनेगी आपातकाल की। 25 जून 1975 को एक अदम्य साहस के साथ सरकार थी जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी जी के हाथ में था। वो अदम साहसी के साथ साथ पूरी तरह से स्वीकार करने को भी तैयार हो जाती थी कि जो साजिशें होती थी, साजिशों से निपटने के लिए, देश को संभाले रखने के लिए, देश को मजबूत रखने के लिए, देश को आगे प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए जो भी कारनामे होते थे, जो भी कर्तव्य करने पड़ते थे, जो भी दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता था और जो भी निर्णय लेने पड़ते थे, उस निर्णय को कठोरता के साथ लेती थी और कठोरता के साथ लिए गए अपने निर्णयों पे अडिग रहती थी, आगे बढ़ती थी। साजिशें करने वाले चाहे जितना उनका विरोध कर लें, चाहे जितना उनका प्रतिकार कर लें, उस समय जो मीडिया थी, आपातकाल लागू करने से पहले जो मीडिया का रोल था, मीडिया पूरे के पूरे औद्योगिक घरानों के मीडिया थे। और ये कहा जाए कि क्या आज औद्योगिक घराने को मीडिया नहीं है, तो सच है कि आज औद्योगिक घराने के भी मीडिया हैं। उस समय जो मीडिया थी, उस मीडिया को इतनी छूट थी कि सरकार का अगर कोई कदम गलत उठ रहा हो तो उस कदम की खुली मजम्मत करे मीडिया। और खुली मजम्मत करने के बजाय, लेकिन मजम्मत करने से पहले लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पे पूरी तरह से ईमानदारी और पारदर्शिता होनी चाहिए। उस समय मीडिया को दिखाया जाना चाहिए कि भारत में कि दो दो युद्ध लड़ने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति क्या हुई, उस आर्थिक स्थिति से भारत उबरता उससे पहले ही सूखा, भीषण सूखा पैदा हो गया। भीषण सूखे की वजह से अनाज की उपज नहीं हो पाई और जब अनाज की उपज नहीं हो पाई तो परिणाम परिणाम ये हुआ कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम ऊपर बढ़ने लगे और हमें इस देश में फिर निर्णय लेकर के इंदिरा जी को अपने जो अपने रुपीज है, इंडियन रुपीज है, भारतीय मुद्रा है, उसका अवमूल्यन भी करना पड़ा क्योंकि डीजल के लिए पैसे नहीं थे। और जब तक अवमूल्यन न किया जाता तो उस समय $1 की कीमत ₹4.76 थी। अवमूल्यन करने के बाद वो ₹7.50 करनी पड़ी। तब ये जो क्राइसिस थे पेट्रोलियम पदार्थों की, उस क्राइसिस से वो निपटी। इस क्राइसिस से निपटने के उनके अदम साहस का और उनकी दिलेरी का, उनकी योजना का, सुनियोजित कार्यक्रम का, जिन्हें समर्थन करना चाहिए था देश हित में, राष्ट्र हित में, वो समर्थन करने के बजाय उसके विरुद्ध खड़े हो गए। और विरुद्ध खड़े ही नहीं हुए बल्कि उन्हें अपना स्वयं का लाभ दिखने लगा, सेल्फिश हो गए, स्वार्थी हो गए। देश के प्रति उनका कोई जो जिम्मेदारी होती थी, उस जिम्मेदारी को वो निभाने के लिए न तो आगे आए, न तो जिम्मेदारियां उनको देश की समझ में आई कि देश की जिम्मेदारियां वाकई है क्या। देश इस सूखे की मार से कैसे निपटे, पेट्रोलियम पदार्थों के मार से कैसे निपटे, जो आर्थिक बड़ा नुकसान हुआ है 1965 और 1971 के युद्ध में, उससे देश कैसे निपट करके आए।
इस सब पर सोचने के बजाय जो विपक्ष के नेता थे, खास तौर से जनसंघी थे, और जो उस समय मीडिया उपलब्ध था, उस समय ज्यादातर प्रिंट मीडिया ही था। प्रिंट मीडिया को ये दिखाना चाहिए था कि कितने अदम्य साहस के साथ, कितनी बेहतर योजना के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। और उससे भी बड़ा जो वो कदम कर उठा रहे हैं, उनके पास जो ये चुनौतियां हैं कि आर्थिक स्थिति पे देश को मजबूत रखना, वो चुनौतियों को पूरी तरह अनुपालन करने की दिशा में एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत वो आगे बढ़ रही हैं, बेहतर योजना के साथ आगे बढ़ रही हैं। इस बात को दिखाने के बजाय, और उसमें ये भी जोड़ा जाना चाहिए था किस तरह से वो महिलाओं के अधिकार की बात कर रही हैं, किस तरह से जिन्हें विकास की मुख्य धारा से बहुत पीछे कर दिया गया था, उनके उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये सब बेहतर बात करने की बजाय मीडिया सिर्फ साजिश करने पे लगा था कि देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और देश सूखाग्रस्त हो गया है। और खास तौर से उनको जो तकलीफ थी, वो भी उस समय विपक्ष के लोग भी बात तो करते थे कि ये जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, किसान लोग हैं, इनको हित की बात होनी चाहिए थी। जो सूखा पड़ा है, सूखा राहत कोष उनको उनके पास नहीं जा पा रहा, उनकी मदद नहीं की जा पा रही, ये ये बातें वो बोलते थे, वक्तव्य देते थे। लेकिन इस वक्तव्य के पीछे उनकी साजिश ये थी कि इंदिरा गांधी को फेल करना, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने जो जबरदस्त कदम उठाया था, 14 जो कमर्शियल बैंक थे, व्यवसायिक बैंक थे, उन व्यवसायिक बैंकों का जो निजीकरण उस समय था, उसको जैसे ही राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की, मतलब इस देश की संपत्ति घोषित करने की कोशिश की, उसी समय जो जनसंघ के लोग थे, खासतौर से हाफ पैंटिया लोग थे, जिन्हें कभी इस देश से बहुत प्यार नहीं रहा है, एक नहीं हजारों आंकड़े आपको मिल जाएंगे। जैसे ही द बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1969 इंदिरा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस करते ही तहलका मच गया, क्योंकि ये बैंक ऐसे थे केवल उद्योग घरानों को ही अपने लोन देते थे। जो एग्रीकल्चर पे हमारा देश उस समय 96% पॉपुलेशन पूरी तरह से निर्भर रहती थी, उस एग्रीकल्चर पे ये बैंक केवल 2.2% ही लोन सेंक्शन करते थे, उससे ज्यादा लोन सेंक्शन नहीं करते थे। और खास तौर से यहाँ के लोगों को मजबूर बनाए रखने के लिए, मजदूर तो थे ही, उनको उन मजदूरी करने वालों को भी कैसे मजबूर बनाया जा सकता है, कैसे उनको मजलूम ही रखा जा सकता है, किस तरह से सूदखोरी व्यवस्था चलती थी। अगर उनको कहीं भी लोन की जरूरत पड़ जाए तो सूदखोरी की व्यवस्था इतनी जटिल थी कि पूरा उनका जीवन निकल जाता था, 2-3 पीढ़ियां भी उनकी बीत जाती थी। लेकिन जो लोन वो ले लिए रहते थे किसी भी महाजन से, उस उसका लोन वो ऋण अदायगी हो ही नहीं पाती थी। वजह क्या है कि ब्याज पे ब्याज इतना चढ़ता जाता था कि वो ब्याज ही खत्म कर पाना उनके लिए मुश्किल होता था। और जब ब्याज ही खत्म कर पाना जिसके लिए मुश्किल हो, तो मूलधन कैसे अदा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बैंकों को आगे आकर के उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन वो बैंक पूरे उद्योग घरानों के बैंक थे, तो उद्योग घरानों का केवल लाभ से मतलब होता है, और जितना सस्ता मजदूर मिल जाए उस सस्ते मजदूर से मतलब होता है। ये बात इंदिरा जी को पसंद नहीं आई कि अगर इसी तरह शोषण होता रहा तो ये देश तो पूरी तरह से अभी बड़ी मुश्किल से आजादी लेकर के आया है, और आजादी लेके आने के बाद उसको 18-19 साल भी नहीं हो पाए हैं, अपने पैरों पे मजबूती से खड़ा नहीं हो पाया है, अन्न अन्न उगाने के क्षेत्र में नहीं खड़ा हो पाया है, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत नहीं हो पाई। अभी जितना भी चीज है ज्यादातर हमें आयात ही करना पड़ता है, निर्यात की हम सोच नहीं सकते। उस समय जो धड़ाधड़ सरकारी उद्योग वो लगा रही थी, उस सरकारी उद्योग का विरोध भी होने लग गया था, क्योंकि इंदिरा जी चाहते थे कि सरकारी उद्योग जब लगेंगे
यहाँ के सभी समाज के लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मजलूम हो, चाहे अनुसूचित जात का हो, चाहे अनुसूचित जनजात का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, और खास तौर से जो महिलाओं को बहुत दिनों तक महिलाओं को इस लायक नहीं माना जाता था कि उनको इज्जत दिया जाए, पुरुषों के बराबर उनको कहीं बैठने की जगह दी जाए, पुरुषों के बराबर उनको सम्मान दिया जाए, यानी समान अधिकार दिया जाए। जबकि वो चर्चा अमेरिका में बहुत पहले चल गई थी और इस पर चर्चा के आधार पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया था। उस समय इंदिरा जी जब आई तो उनको खास तौर से महिलाओं की ये पीड़ा सता रही थी कि अगर महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलेगा, पुरुषों के बराबर उनके उठने, बैठने, पढ़ने, लिखने और जॉब में जाने का, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये देश कभी भी उन्नत नहीं कर सकता। और उन्नत नहीं कर सकता तो न तो विकासशील देश हो सकता है और न तो विकसित देश हो सकता है। और इसी को ध्यान में रख करके उन्होंने एक नेशनल क्रेडिट काउंसिल भी इस्टेब्लिश किया, और नेशनल क्रेडिट काउंसिल के आधार पे कि किसानों को किस तरह से उनको अगर ऋण की जरूरत पड़े तो उनको ऋण दिया जा सकता है। नेशनलाइजे जो बैंकों का जब उन्होंने नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण करने के बाद एक टारगेट फिक्स कर दिया गया कि किस तरह से किसानों का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा। अगर उनकी फसलें नष्ट हो जाती है तो उसका मुआवजा कैसे दिया जाएगा, सरकार उस दिशा में कैसे बढ़े, क्योंकि किसान जो इतना कहते हैं कि हड्डी गला करके और खून जला करके अपना मेहनत करता है, और एक तरह से केवल वो आ, हड्डी का, और उसमें लोथड़ी नहीं बल्कि हड्डी और ऊपर से लगी हुई चमड़ी का ढांचा लिए हुए वो किसान की हालत हो गई थी। और ये सूदखोरी की व्यवस्था की वजह से ही ये सारी स्थितियां उसके सामने पैदा हुई थी। अगर इन स्थितियों से निकलने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन करना बुरा था, अगर उस मुसीबतों से करना बुराई थी, जो सूखे की मार झेल रहे थे वो करना बुराई थी, और इसके बाद विरोध करने का जो तरीका लिया गया, यही वजह थी कि जो मोरारजी देसाई उस समय उनके गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, जैसे ही बैंकों के नेशनलाइजेशन का प्रकरण सामने पार्लियामेंट के सदन के पटल पे लाया गया, वैसे ही तुरंत रिजाइन करके मोरारजी देसाई भाग गए। इसका मतलब ये था कि उस समय कांग्रेस की सरकार में भी ज्यादातर हाफ पैंटिए लोग थे, और हाफ पैंटिए लोग नहीं चाहते थे कि बैंकों का नेशनलाइजेशन हो सके। हाफ पैंट के लोग नहीं चाहते थे, जिनको आज कच्चा बनियान गिरोह के नाम पे जानते हैं, उस समय तो कुछ कम सक्रिय थे और सक्रियता उनकी कम थी, डर डर के बात करते थे, तो डर डर के साजिशें करते थे। तो आज तो सीना चौड़ा करके बात करते हैं, सीना चौड़ा करके साजिशें भी करते हैं। तो जब परिस्थितियां इस तरह से हो, दो दो युद्ध की मार झेल रहा हो वो देश, और सूखे की मार झेल रहा है वो देश, और उसमें डबल डिजिट में जो मुद्रा स्थिति थी वो डबल डिजिट में आ गई थी, फॉरेन एक्सचेंज कम पड़ गए थे। इन परिस्थितियों से जहां इंदिरा जी लड़ रही थी, इस देश को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, वही इनके खिलाफ साजिश हो रही थी, सत्ता से बेदखल करने की साजिश हो रही थी। और शायद इसलिए साजिश हो रही थी कि वो महिलाओं का नेतृत्व करती थी, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती थी। क्या महिलाओं को आगे बढ़ाना इतना पाप हो गया? वाकई महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना क्या अपराध हो जाता है? क्या महिलाओं को नौकरियों में लाने के बाद पुरुषों के समान, पुरुषों के बगल में बैठाना, क्या उस समाज को कलंकित करता है? क्या देश को कलंकित करता है? देश की सभ्यता को कलंकित करता है? क्या राष्ट्र की एकता और अखंडता को वो खतरे में डालता है? अगर ये बात कोई कहता है तो आप समझ लीजिए कि वो कितनी संकीर्ण मानसिकता के लोग होंगे जो ये बात कहते हैं। और संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने ही इस देश में मुसीबतें खड़ी की है। इस चाहे उस समय का हो, आज हम देख लें,
जब लोगों ने ये विरोध किया कि कामराज जी ने जब स्टेटमेंट देना शुरू किया था, जैसे ही डिवैल्यूएशन किया गया, रुपए का डिवैल्यूएशन करके 4 रुपए 76 पैसे से 7 रुपए 50 पैसे किया गया, के कामराज ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि बेच दो, अमेरिका के हाथ सब कुछ बेच दो। ये स्टेटमेंट देना शुरू किया और ये नहीं बताया कि क्या हमारे पास कोई इस तरह का और भी विकल्प उस समय मौजूद था। अगर रुपए का अवमूल्यन न किया जाता तो क्या जो पेट्रोलियम पदार्थों की कमी थी उससे निपटा जा सकता था, जो हमारे यहाँ अनाज की कमी थी उससे निपटा जा सकता था। और खासतौर से अमेरिका से जो गेहूं आता था PL 480, वो खा करके लोग जीवित रहते थे। आयात करने के लिए ज्यादा पैसा उसमें जाता था। अवमूल्यन अगर न किया गया होता तो क्या इस देश के लोगों का पेट भरता या भूखे मारने की साजिश थी। अगर ये कहा जाए तो इंदिरा जी का जो ये निर्णय, कठोर निर्णय लिया गया था खासतौर से दलित लोगों को प्रतिनिधित्व देने की, पूरी ये भी सच है कि उन्होंने भी कभी ईमानदार कोशिश नहीं की कि दलितों को जो उनका प्रतिनिधित्व बनता है आबादी के हिसाब से, जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बनता है, उस पे उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया, ये सच है। लेकिन प्रारंभ किया, वो ये मानती थी कि ये प्रारब्ध है, ये आगाज है, अंजाम बेहतर होगा। लेकिन आगाज पे ही हाथ पैर के लोग खफा होने लगे। आज जब कहा जा रहा, ये कहा जा रहा कि भाई उनके पेपर निकलने पे पाबंदी लगा दी गई, मीटिंगें निकलने पे पाबंदी लगा दी गई। उस समय तो लोग जब निकलते थे तो झूठ बोलने के लिए निकलते थे, वो झूठ बोलने वालों पे पाबंदी लगाई गई। क्योंकि उस समय 22वां स्टेट बना था, सिक्किम भी इस देश का 22वां स्टेट बना था। चोग्याल की सरकार को के खिलाफ किस तरह से जनादेश लेकर के इंदिरा जी ने सिक्किम को 22वां स्टेट बनाया था। एक वो भी प्रकरण था। पूरे देश में परिस्थितियां अलग थी, चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। हमारे पास वास्तव में अभाव ही अभाव था। उस अभाव में किस तरह से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ये उनके पास चुनौतियां थी और वो बेहतर करते थे। और आज तो आपदा में अवसर तलाशे जा रहे हैं। आपदा में अवसर इसलिए नहीं तलाशे जा रहे हैं कि देश मजबूत हो, आपदा में अवसर इसलिए तलाशे जा रहे हैं किस तरह से इंदिरा जी का किया गया काम दलितों को प्रतिनिधित्व विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रतिनिधित्व देने का अभियान, पिछड़ों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको प्रतिनिधित्व देने का अभियान, महिलाओं को पुरुषों के समानांतर खड़े करने का अभियान, ये सारे अभियान जो उनके चल रहे थे, उस अभियान को से जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, शेड्यूल ट्राइब का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, किसानों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हुई है, मजदूरों को एक सोशल सिक्योरिटी गारंटी मिल गई है, मजदूरों को भी किस तरह से स्वरोजगार के जरिए अपने अपने आप को खड़ा किया जाए। उस समय ऐसा ऐसा केवल ढोंग नहीं होता था, कोई केवल अनाउंसमेंट नहीं होते थे, और अनाउंसमेंट को किस तरह से कार्य रूप में परिणित किया जाए, ये कोशिश होती थी। ये कोशिश कुछ लोगों को नापसंद थी, कुछ लोग पसंद नहीं कर पा रहे थे ये कोशिश, जिसकी वजह से इंदिरा जी के खिलाफ खड़े हो गए थे। और इन परिस्थितियों में अगर आप देखिए, क्या देश को प्रगति पथ पे ले जाने के लिए जो लोग मार का रोड़ा बन रहे हैं, पूरे देश में झूठ फैला रहे हैं, उस समय आप अंदाजा लगाइए कि पेपर में लिखी हुई बात को लोग कितना सच मानते थे। वो पूरी तरह से मान लेते थे जो पेपर में लिखा हुआ है वही सच है। बल्कि आज तो आपकी जागरूकता की वजह से ये दिखने लगा कि जो मीडिया के लोग दिखाते हैं वो झूठ परोसते हैं, झूठ परोसते हैं, और सिर्फ कुछ परोसते हैं तो वो झूठ परोसते हैं। और झूठ का आलम तो ये है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो झूठ के अलावा कुछ करते ही नहीं। इंदिरा जी जब उस समय सत्ता में थी तो उन्होंने जो कार्य योजनाएं शुरू करी, उस कार्य योजनाओं का उपलब्धियां अपना बकायदा
बकायदा अपना रिजल्ट प्रस्तुत करती थी, उस पे चर्चा करने को हमेशा तैयार रहती थी। और आज तो आलम कुछ अलग है। आज का आलम क्या है? आज का आलम ये है कि झूठ बोल दीजिए, झूठ बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते जाइए, और उस हसीन सपनों को दिखा करके जो कुछ आपके पास है वो लूट लेने की कोशिश की जा रही है। और जब उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, जब उसके खिलाफ कोई सोशल मीडिया इस बात को उठाता है कि सरकार ने क्या वादे किए थे, वादों पे खरा नहीं उतरी। और जिस तरह से आप देखे असम में जब डिटेंशन सेंटर बन रहे थे, तो प्रधानमंत्री लाल किले से चिल्ला करके बोल रहे थे कि हमारे देश में कोई डिटेंशन सेंटर बनाने की योजना है, ये बात झूठ है, झूठ है, झूठ है। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के लोगों ने दिखाया कि प्रधानमंत्री झूठ है, प्रधानमंत्री झूठ है, प्रधानमंत्री झूठ है, और डिटेंशन सेंटर असम में बन रहे हैं, ये सच है, ये सच है, ये सच है, क्या हुआ? ऐसे लोगों को जेल के शिक्षकों के पीछे। आज आप सच्चाई के लिए आवाज उठाइए तो आपके खिलाफ मुकदमे। आप देश को सुरक्षित रखने की कोशिश करिए, सुरक्षित रखने की मांग करिए, तो आपके खिलाफ मुकदमे। और देश प्रगति पथ पे जाता है, ये बात नेहरू जी ने भी बताई, ये बात इंदिरा जी ने बताई, और खास तौर से ये बात लाल बहादुर शास्त्री जी ने बताई। आज हमें इन कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के गुणगान करके ये बताने की कोशिश नहीं की जा रही है, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वाकई में कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। इसने भी ईमानदार कोशिश नहीं की, जो पूरी 100% कोशिश करनी चाहिए थी वो कोशिश नहीं की। देश प्रगति पथ पे तब पहुंचता है जब देश की संपत्तियां राष्ट्रीय संपत्ति है। आप कह रहे काला धन लाने के लिए, काला धन को एक बार पार्लियामेंट में राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करा दीजिए, सारे के सारे काला धन यहाँ आ जाएंगे। आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आप चाहते हैं। आप 2014 के बाद उठा करके रिपोर्ट देखिए, 2015 में जो स्विस बैंक में हमारे देश की डिपोजिट थी उसमें वृद्धि हो गई। और वृद्धि होने का क्या कारण है? इसका मतलब यह है कि काला धन लाने के बजाय काला धन अपना कैसे जमा हो पाए, ये कोशिश हो रही थी। तो साथियों, आज भी जो आपातकाल 1975 में लागू किया गया था, अगर 1975 में वो आपातकाल इस देश में लागू नहीं किया गया होता, तो जो बर्बादी का तांडव आप 2022-20 से देखना शुरू कर रहे हैं, वो बर्बादी का तांडव 2020 तक पहुंचता ही नहीं, वो प्रगति ही नहीं पहुंचती, तो बर्बादी का तांडव कैसे हुआ? ये लोग बर्बाद उसी समय करना चाहते थे, क्योंकि ये जो आरएसएस के लोग हैं, कच्चा बनियान गिरोह के लोग हैं, ये कच्चा बनियान गिरोह के लोग चाहते ही नहीं थे कि ये देश बर्बाद हो जाए। अगर ये देश बर्बाद हो जाए तो अनुसूचित जाति के लोगों को वोट देने का अधिकार न मिले, अनुसूचित जनजाति के लोगों को वोट देने का अधिकार न मिले, बैकवर्ड के लोगों को वोट देने का अधिकार न मिले, महिलाओं को वोट देने का अधिकार न मिले। और इस देश में वोट देने का अधिकार है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू है। ये बात इनको ज्यादा पिंच करती है, ज्यादा इनको चुभती है। उस चुभते हुए बात को इनको, इनकी आंखों में कांटों की तरह चुभती है। और इसी चुभती हुई बात को खत्म करने के लिए जो बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 से प्रक्रिया शुरू हुई थी ऑर्डिनेंस के जरिए, 1971 में कार्य रूप में परिणित हो गया। आज उन बैंकों का निजीकरण इसलिए किया जा रहा कि शेड्यूल कास्ट के लोग पूरी तरह से धन से वंचित हो जाए। और जो पहले भी इनके शास्त्रों में लिखा गया था, उच्छिष्टमन्नम दातव्यम जिरान वसनान च पुलकाश्च धान्यानो जीर्णाश्च परिषद, यानी जिनको इन्होंने शूद्र बनाया था उन्हें सिर्फ जूठे भोजन देने चाहिए, फटे पुराने कपड़े उनको मिलने चाहिए, और धन के नाम पर उनको वही धन मिले जो द्विजों की गुलामी करके मिले। तो क्या इस कच्चा बनियान गिरोह के लोग जो आज पूरे देश के संपत्तियों का निजीकरण कर रहे हैं, वही स्थिति इस देश में तो नहीं लाना चाहते हैं? ये एक प्रश्न है। फिर हम कह रहे हैं
कि आज जो आलम है इस देश में अघोषित अघोषित इमरजेंसी का, अघोषित आपातकाल का, क्योंकि उस समय जो महिला थी उनमें यह साहस था और उन्होंने कहा कि हमें आपातकाल लागू करने की जरूरत है। आपातकाल उन्होंने लागू किया और आज तो पीठ पे छुरा घोंपने वाले लोग हैं। आपातकाल घोषित करने की उनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन देश में डबल आपातकाल मतलब दोगुना आपातकाल की परिस्थितियां हैं कि जो भी देश के हित में संविधान के अनुकूल बोलेगा, संविधान के हित के लिए बोलेगा, देश के हित के लिए बोलेगा, वो जेल के शिक्षों के पीछे होगा। और जो उसके झूठ के लिए देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा, बेहतर जगह दिया जाएगा। इसमें लगता है कि आज सारी के सारे जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है और प्रेस, सारे के सारे लोग अपने दायित्वों से विमुख हो रहे हैं। इन दायित्वों से विमुख होने का मतलब ये नहीं है कि 1975 में किया गया आपातकाल वो गलत था, वो सही था। वही आपातकाल सही था, उनमें दम था, क्योंकि देश को बचाना था, इस देश के सभी लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था। इसलिए उन्होंने आपातकाल लागू किया और साहस के साथ कहा कि आपातकाल हम घोषित करते हैं। पूरे अदम्य साहस के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात स्वीकार किया, हम आपातकाल घोषित करते हैं। आज के लोगों में न इतना नैतिक बल है और न ही 56 इंच का पेट के बजाय 56 इंच का सीना होता तो शायद वो कह देते कि हम आपातकाल घोषित कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की संपत्तियों को बेचना हमारा काम है, इस संपत्तियों से को लूटना हमारा काम है। जब एक कोई फैक्ट्री बनती थी तो उस समय कहते थे कि इस फैक्ट्री को बेचने में बड़ा घोटाला हुआ है, और आज पूरे देश की संपत्ति बेची जा रही, तो क्या महा घोटाला नहीं हो रहा? इस पर विचार करिए। फिर मिलते हैं आपके साथ नए मुद्दों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन।